किशोर साहब जी का डॉक्टर किशोर भंसाली साहब का आज इंट्रो करवाने का जिम्मेदारी दी है, तो मैं सर की आज इंट्रो कराता हूं। आज के हमारे जो लाइव सेशंस के स्पीकर हैं डॉक्टर किशोर भानुशाली सर जी। डॉक्टर किशोर भानुशाली सर जी जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेट यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस गांधीनगर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी और एमए किया हुआ है और उन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट में एमबीए भी किया है। डॉक्टर किशोर जी ने 17 साल से भी ज्यादा कॉर्पोरेट एंड एकेडमिक का अनुभव रहा है। सर जी की एकेडमिक जर्नी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से हुई है। बड़ौदा में जो एमएस यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड के एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। सर में उसने काफी अध्ययन किया हुआ है। उसके बाद सर जी ने महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भी सर रहे हैं। उसके बाद सर ने ICFAI बिजनेस स्कूल अहमदाबाद एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गांधीनगर में नोडल ऑफिसर का भी काम किया हुआ है। सर ने संशोधन क्षेत्र में बहुत सारा अनुभव रहा है। सर ने नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में भी पेपर प्रेजेंट किए हैं और सर का जो पेपर है पुस्तक है वो कई पत्र और पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। उनके सर जी 3 पुस्तकें अब तक पब्लिश हो चुकी हैं और सर का इसके अलावा पुनर्वासन विकलांग रोजगारी एवं काफी क्षेत्रों में संशोधन किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। तो आज जो सर जी हमको आज जो सर जी का सब्जेक्ट है डेटा एनालिसिस SPSS के बारे में सर हमको सविस्तार से आज परिचय करवाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि संशोधन में डेटा एनालिसिस का महत्व क्या है। जब हम डेटा एनालिसिस के बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि डेटा एनालिसिस क्या है। जनरलाइजेशन के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और जो जनरलाइजेशन अच्छा होता है, डेटा एनालिसिस अच्छी होती है तो हम हाइपोथेसिस के कंप्लीट डेटा टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके सर, तो आज SPSS और डेटा एनालिसिस के बारे में सर जी आज पूरे विस्तार से हमको परिचित करवाएंगे। तो मैं सर को इनवाइट करता हूं कि आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट जो है रिफ्रेशर कोर्स के, तो उनको लिए डेटा एनालिसिस क्या है और SPSS क्या है इसके बारे में सर बताने की कृपया धन्यवाद करें। थैंक यू सर। थैंक यू नवनीत जी। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है बरोबर? हाँ जी सर। Thank you Navneet ji for your kind introduction. Yes, before I proceed, let me share my screen. So I am Dr. Kishore Bhanushali. I am working as a Director of Academic Administration and Director of Research at United World School of Business, Karnataka University, Gandhinagar. And before I proceed, I would like to thank Dr. J.C. Patel and Sangeeta ma'am for inviting me for these wonderful sessions. I would like to thank UGC Human Resource Development Center for organizing this online refresher course in social science. This is the only slide that I have, okay, because we don't want to do more of a theory. I want to show you the live SPSS slide where we can do all those kind of analysis. So today we are going to talk about data analysis using SPSS. Now SPSS stands for Statistical Package in Social Sciences. Statistical Package for Social Sciences. And this ये जो ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स है वो सोशल साइंस के ऊपर ही है और SPSS सोशल साइंस में यूज होने वाला डेटा एनालिसिस के यूज होने सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। सो जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है आई थिंक अप टू 3:30, so we have 1 hour and 30 minute time available to us. In this 1 hour 30 minute time we are going to talk about SPSS,
Okay, and as far as possible, I'll try to give you the live example of how that SPSS look like, and we'll be able to cover it up. Okay, before I proceed, which I think we have good number of participants from outside Gujarat as well. So in terms of compatibility, I'll assume that you are all comfortable with English, or you want me to switch between English and Hindi? Both languages, sir, no issue. Yeah, Yogesh bhai, thank you. So what we'll do, we'll हिंदी में થાય તો સારું સાહેબ, થોડુંક હિન્દીમાં હોય તો સારું. take it. That's I could sense from my own introduction, so I thought, okay, let me combine. So what we'll do, we'll have both Hindi as well as English. So where you feel like okay, कुछ समझ में नहीं आया है because of the language issue, okay, you can very well interrupt me. And a piece of advice is, when we are taking up the sessions, when I'm sharing my screen, I will not be able to see all your faces, and I will not be able to see the chat box. Okay, so my suggestion is कि आपका जो बीच में जो क्वेरी आता है, वो क्वेरी आप अनम्यूट करके पूछेंगे तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके आई कैन आंसर यू, और बीच बीच में मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके चैट बॉक्स देखता रहूंगा. तो अगर कोई क्वेरी है तो आप सीधा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम लोग ट्राई ये करेंगे कि वंस वी आर थ्रू विद द सेशन, हमारे पास कम से कम 15-20 मिनट का बाद में टाइम रहे. वो टाइम प्योरली हम डाउट क्लियरिंग के लिए ही यूज करेंगे. ओके, सो वो हमारा एक पैटर्न फॉलो करेंगे ताकि एक विद इन अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि एसपीएसएस ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर फुल फ्लेजेड रिफ्रेशर कोर्स हो सकता है. ओके, उसके बाद भी हमें लगेगा कि हम पूरा नहीं कवर कर पाए हैं. ओके, सो अभी 1.5 आवर में हम जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर कर पाएंगे. लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर, एंड आई एम श्योर with this great audience that we have, we'll be able to cover up much of at least a basic of SPSS, so that whenever you look at SPSS, you should not feel यार ये पता नहीं ये क्या चीज है. So you'll have a quite familiarity with the software. एक familiarity हो जाएगी. And as I've shared my number, so for any other detail, feel free to contact me as well. Okay, I'm just sharing it again for the benefit of some of you. Okay, this is my email ID, mobile number, and then you can also see my blog. So even my blog is there, and this is my YouTube channel. So if you are googling on YouTube, simply go to YouTube and type Dr. Kishore Bhanushali. You'll have my channel, and इसी टॉपिक के ऊपर काफी सारे वीडियोस मैंने मेरी चैनल पे अपलोड किए हैं. Okay, and in my blog lot of information is also available, and you have my mobile number. So at any point of time, feel free to contact me after the session for any doubt that somehow we couldn't cover up during the session. So session में जो नहीं हो पाया है, कुछ डाउट रह गया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. Okay, send a mail, WhatsApp message करो, mail करो. You can contact to my blog and my YouTube channel also. Okay, so I'm sharing my SPSS screen, the first screen that normally comes to you. Okay, now this is the main screen. Once you start SPSS, this is the first screen that comes to you. सबसे पहले आपके पास यही screen आएगा, and if you look at the screen, it look like purely your Excel file. When you open an Excel, you have similar kind of screen. Okay, at the top of it, you have all those menu bar. Here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 in Excel also. But the two major differences that we can see here is, number one, here in Excel, we have A, B, C, D, X, Y, Z, and then AA, B. So here in Excel, you have alphabets. In SPSS, you have VAR, VAR, VAR. This VAR stands for variable, because we are doing research. So you have the data, and every data has certain variable. Okay, so these are, instead of A, B, C, D, you have variable here. And second bigger difference is, if you look at this bottom left corner, in SPSS, you have a data view and variable view. In Excel, what you have, we have sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay, now in place of that sheet 1, sheet 2, sheet 3, here you have data view and variable view. Now data view is for data and variable view is for variable.
So you can switch between data view and variable view. Now, once you start with the research work, the data analysis work, first thing you need to do is to enter the data. Okay, and before entering the data, you need to create the variable. So if you are working with your regular Excel, रेगुलर एक्सेल में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले रो में लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, और उसके नीचे हम एंट्री करना शुरू करते हैं. तो हमने जो फर्स्ट रो में लिखा था वो हमारे वेरिएबल्स थे. ओके, यहाँ पर वो वेरिएबल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे पहली बार. सो व्हाट विल डू, विल गो टू वेरिएबल व्यू. ओके, वेरिएबल में जाके आपको सारे वेरिएबल डिफाइन करने हैं. सपोज मेरा फर्स्ट वेरिएबल नॉर्मली हम लोग करते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि हमें नाम का लेना देना कुछ नहीं, तो नाम को हम लोग रिप्लेस करते हैं सीरियल नंबर से ताकि काम हमारा थोड़ा इजी हो जाए. तो माय फर्स्ट वेरिएबल इज सीरियल नंबर. ओके, now when I'm pressing enter, I got a message. ये पर्पसफुली मैंने किया है. I got a message. The message said variable name contains an illegal character. Okay, now illegal character means हमने जब SRNO serial number लिखा तो हमने स्पेस दिया था. सी, जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो मुझे क्या बोला गया गायकवाड़ सर ने, डॉक्टर किशोर भानुशाली. अब ये मेरा नाम नहीं है, डॉक्टर मेरा डिग्री है. ओके, भानुशाली मेरी सरनेम है, मेरा नाम तो किशोर है, तो एक वर्ड में ही होना चाहिए. तो जब आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो हर एक वेरिएबल को एक नाम देना है. ओके, तो यहाँ पे कैंसिल करके अब मुझे वेरिएबल नाम देना है, तो मैंने क्या दिया, SRNO, मैंने स्पेस निकाल दिया, तो बिना स्पेस का एक नाम हो गया. और एल्स आई कैन पुट अंडरस्कोर SRNO, ये एक वर्ड हो गया. उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आने वाली हैं. नाउ व्हाट वी हैव, this is the name of a variable. Now this is type of variable. Now type of variable, क्योंकि variables are of different type and numeric is one type. If I click here and click on this small box, I'll have all these variable types. So variable can be numeric, comma, dot, scientific notation, date, dollar, currency, string, okay, and some other restricted number. At this stage, we are more concerned with two variable type. One is numeric, another is string. Now string is when you are going to enter something which is alpha, you are going to use your keyboard. If you are going to use some alphabet, then this variable type are supposed to be string. Otherwise, it can be kept as numeric. So when you say numeric, because serial number is going to be on number, that's why we want to keep it numeric. So that is this one. Second here is the width. If you remember in Excel, you used to drag the column to adjust the width. Now here in SPSS, width means number of character. So by default, it is 8. It means you can type up to 8 character. So we don't want to play with that. Then we have decimal. Okay, by default, it is 2 decimal. In serial number, we don't want decimal, so you can reduce the decimal. So we make it 0. Okay, now then we have label. Okay, now label is SRNO. SRNO is the name that you have given to that variable. Okay, you need to describe what is SRNO stands for. SRNO क्या है? Okay, तो आप यहाँ बताओगे, तो you type respondent number. Okay, here there is no limit. You can describe entire label as well. So this becomes a label. Here it is the values. Timing इसको hold करते हैं. If there are missing value, some columns, alignment, measure, ये सब कुछ नहीं करना at this stage. So we define serial number, define type, decimal if you want, you can keep. If you don't want, make it 0. Label. Now once you this much once you did, जैसे आपने इतना काम कर लिया, आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया. एंड नाउ इफ यू गो टू डेटा व्यू, है ना, डेटा व्यू में जा रहा हूं मैं. इफ यू क्लिक ऑन डेटा व्यू, देखो एक हमारा जो VAR था ना वो SRNO बन गया.
It means we have defined one variable, and if you take your cursor there, you can see the description respondent number. तो पूरा description हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमें एंट्री करनी है, तो आई स्टार्ट एंट्रिंग। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and you can start doing entry here. अगर मैंने यहाँ पर डेसिमल रखा होता तो कुछ ऐसा दिखता। ओके, मुझे अगर डेसिमल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डेसिमल कम कर सकता हूँ। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने यहाँ पर लेबल लिखा, लेबल में जो भी मैंने लिखा है वो मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा अगर मैं सिर्फ कर्सर को वहां पर लेकर जाऊंगा तो। ये मेरा हो गया लेबलिंग। हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ओके, सेकेंड, मेरा दूसरा वेरिएबल था जेंडर। यहां पर थोड़ा ब्यूटी आएगा सॉफ्टवेयर का, जेंडर। तो मैंने नाम दे दिया जेंडर। अब जेंडर को नॉर्मली हम एंट्री करते हैं तो हमने मेल फीमेल लिखा हुआ है, बट यहां पर हम उसको न्यूमेरिक ही देने देंगे बिकॉज वी वांट टू क्रिएट कोड, न्यूमेरिकल कोड बनाने इसके लिए। सो विल कीप इट न्यूमेरिक, डेसिमल 0 करेंगे और ये हमारा हो गया उसका डिस्क्रिप्शन, जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट। ओके, नाउ हमने क्या करना है, हमने इसको न्यूमेरिक रखा है बिकॉज जेंडर को हम कोड बनाने वाले हैं, हमने कोडिंग देना है। सो वी गिव गो टू दिस वैल्यू कॉलम एंड देन क्लिक ऑन दिस स्मॉल बॉक्स। ये वैल्यू लेबल का एक बॉक्स खुलेगा, यहां पर आपको कोड देना है। सो सपोज आई एम गिविंग अ कोड 1। नाउ मैंने जेंडर को कोड कर दिया था, फॉर मी 1 इज मेल। क्लिक ऑन ऐड, 2 is female, add। By doing this, मैंने सॉफ्टवेयर को कमांड दिया कि फॉर दिस जेंडर कॉलम 1 is male and 2 is female। Okay, then I press OK। Then if I go to my data view, second column has been created, variable has been created। If I take the cursor there, I can see the detail as well। Now here, when I am doing data entry, since I have created a code, I will not type MALE, FE, MALE because that is time consuming. And for computer, male MALE with M capital and MALE with M small letter are different. तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ कोड टाइप करूँगा 1। मैंने कोड दे दिया था उसको। Second respondent is female, so I'll type 2. Third is 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Now imagine the kind of effort saving that you have. Simply pressing 1 2 1 2 और आपका काम हो रहा है। अगर बाय मिस्टेक कहीं पर मैंने 3 टाइप कर दिया यहाँ पे, तो 3 दिखाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि यार ये एरर है। So I can go and I can correct it। Okay, this is the beauty of it। Now third, suppose this data I have got some column called say marks। एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ए के मार्क्स हैं, तो मैंने बना दिया मार्क्स फॉर सब्जेक्ट ए। अब ये मार्क्स ए पता नहीं ना, तो हम लोग बोलते हैं मार्क्स फॉर सब्जेक्ट ए, कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पर मुझे तो मार्क्स में तो नंबर ही डालना है बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो इन दैट केस मैं ये क्रिएट नहीं करूंगा, आई विल नॉट गेट इनटू लेबल। और जैसे मैंने इतना काम किया, इन माय डेटा व्यू वेरिएबल हैज बीन क्रिएटेड। नाउ आई कैन स्टार्ट डूइंग एंट्री। सो फर्स्ट पर्सन हैज स्कोर्ड 65, ओके, 35, 55, 45, 55, सॉरी 52, 85, 95, 75, 80. Okay, I can do this entry. So this way, once you create the column for all your questions, you can simply go to data view and can do data entry.
Now, suppose you have data already entered in Excel. अगर आपको एक्सेल में डेटा पड़ा हुआ है तो एक्सेल का डेटा सीधा वहां से कॉपी करके आप सीधा पेस्ट भी कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर हैज अ प्रोविजन ऑफ इंपोर्टिंग एक्सेल फाइल हियर, तो आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं. और अगर इंपोर्ट नहीं करना है तो सिंपल हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्सेल का कॉलम कॉपी किया, पहले उसी सीक्वेंस में यहां पर वेरिएबल्स बना लो और फिर डेटा पेस्ट कर दो. ओके, एंड देन इफ रिक्वायर्ड आप यहां पे जाके कोडिंग बना दो. तो इफ आई एम डूइंग एंट्री इन एक्सेल, आई कैन स्टिल इन एक्सेल में ही मैं मेल फीमेल नहीं लिखूंगा, वहां पर 1 to 1 ही करूंगा. 1 to 1 डेटा मैंने यहां पर पेस्ट किया, फिर वेरिएबल व्यू में जाके डिफाइन कर दिया कि 1 is male, 2 is female. Now without that definition, my data will look something like this. ऐसा दिखेगा देखो. Also, how to import from Excel to? Is there any way of that, or just we have to copy paste it? If the data is bigger one, importing would be more safe rather than copy pasting. Yeah, So is both the there any- options are there. If time permits, I'll show you both. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. So अगर आपने कॉपी किया है तो डेटा इस तरह का दिखेगा. तो एक्सेल में जब एंट्री करते हो तभी आप कोडिंग की एंट्री करो ना. यू विल नॉट टाइप MALE क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा है. यू नीड अ 5 की स्ट्रोक या 6 की स्ट्रोक. यहां पर 1 की स्ट्रोक में काम लग जाता है. ओके, तो आप 1 to 1 टाइप करो. ये डेटा फिर आप यहां पर जाके वेरिएबल व्यू में जाके यू हैव टू डिफाइन मेल फीमेल, एंड देन अगर आपको यहाँ 1 to 1 दिख रहा है तो व्यू में जाके आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्यू लेबल. इट विल शो यू लेबल. Okay, this how data entry is done in SPSS. Okay, now what we do, because our focus more is on analysis. Okay, but this is something which is a basic one, because some of you may not be aware about how data entry is done in SPSS. With that in mind, we are doing this. Okay, so let me stop sharing and come to you. Yeah. Anybody having any doubts so far? No, sir. It is very. I mean, you are explaining it very in a simple manner. We are getting it. Thank you. So now what we'll do is, So I have heard there are something called ordinal, and is it a kind of scale or something that comes there in the variable view? Ordinal measures. can you elaborate? So this is regarding the type of data we'll be entering, whether it is arranged in a 0 and above or 0 and below in a range. Okay. I got your point. See that there is something called type of variable, and we have 4 types of variable. 1, nominal, ordinal, interval, and scale. Okay. So when I say nominal, suppose I have created a code here 1 and 2. Now if I create 0, 1, doesn't make any difference. If I give 2 to female and 1 to male, 2, 1. So the number given here are just a symbol. So this variable is called nominal. Then suppose I have got a questions about satisfaction. So fully satisfied, partially satisfied, okay, dissatisfied, neutral, partially dissatisfied, fully dissatisfied. Now for that variable, if I am giving a code, 1 is fully dissatisfied, 2 is dissatisfied, 3 neutral, 4 partially dissatisfied, and 5th fully dissatisfied. So when I am giving a code, that order 1, 2, 3, 4 is something which is more important. So those data are called ordinal. Okay, and suppose I have created a group. Say 1 stands for age up to 15, 16 to 20, that becomes an interval. And the marks which we have entered, continuous data, that becomes scale variable. Got? Okay, so ordinal, nominal, ordinal, interval, and ratio. There are 4 types of data, and you have to be very careful when you are coding the data. And in SPSS has that provision if you want to define. Okay, so that definition is also there. Yes, thank you, sir. It is very elaborate. My screen again. I'm presenting the screen.
Okay. Yes. So we are closing this because not required. Now this is a data file. I assume that file is visible to you. Okay. Because our focus is more on understanding analysis. Now this is a data file, and this is sample file which is already there in SPSS. Because when you download a software, there are many sample files. This is the file which I like most and all the time I use. So I'm using this. Now what we have in this data file. So to understand the data file, first we'll go to variable view. Okay, in variable view, how they are defined. Look at, first is ID, which is numeric. Width is 4 decimal 0, and this stands for employee code. We give शेयर कीजिए सर, स्क्रीन शेयर कीजिए. no define, and type is scale. So measurement available here. Okay, nominal, ordinal, and scale. So ratio scale and this continuous variable. Okay, both are available here. So if it is nominal, you define it nominal, ordinal is ordinal, and scale is scale. So that can be defined here. Second is gender. Now they have changed this type. Gender, we made it a numeric. They have converted into a string. Okay, and label is gender. Why they have converted into string? The reason lies here. They have created a code. Now we created a code 1, 2. So if you want to make it numeric, then you have to code it like 1, 2. Now this is the coding that they have used. Instead of 1, 2, they have created a code F and M. Okay, so it is a string. Then B date, so date of birth. EDUC, education level. Job cat, it is employment category. So name given is job cat, but the variable is employment category, and they have 3 employment category: clerical, custodial, and manager. And if somebody has not responded to the question, they have created one more code for missing number, that is 0. Okay, so we can create that code as well. We have variable called salary. This salary variable indicate current salary. Sal begin indicate beginning salary. Job time indicate month since hire. It means since how many months he is working in this company. Previous XP indicate previous experience, how many months of previous experience he had. Now in both the columns they have created one called missing. So if somebody has not responded, they have created a code called 0. Minority, this is minority classifications. In minority classifications, look at here, it is a numeric because this is 0. 0 means non-minority, 1 means minority, and 9 means missing. Okay, now for the sake of understanding, let me give you a background of this data. Not the real one, hypothetical background which I have created. Okay, now this data belongs to a company. This company is an American company. Company has around 60,000 employee across world. So company के 60,000 से भी ज़्यादा वर्कर हैं पूरी दुनिया में. कंपनीज की ब्रांचेस हैं वहां पर फैले हुए हैं. अब रिसेंटली ये हुआ कि कंपनी के ऊपर मार्केट में एलिगेशंस आने लगे. So there was allegation against the company that this company is having gender bias. Gender bias. So women's organization have created this allegation और मीडिया में खबर आ गई that this company is having gender bias. It means if an employee is male, he is given higher salary, and if that employee is female, he is given lower salary. So there is a difference in the salaries of male and female. And if his employee is male, he is promoted to a senior position. If somebody is female, he is not promoted to senior positions. So there was an allegation. Similarly, there was allegation with reference to minority. Minority means जो अमेरिकन नहीं है वो नॉन माइनॉरिटी है, ऑल नॉन अमेरिकन आर माइनॉरिटी. बोलिए माइनॉरिटी एलिगेशंस भी हो रहा है. Now with that in mind, the project was given to you as an individual. You had 2 choices. Number 1, you conduct census. Now when I'm saying you are conducting census, it means you have designed the questionnaire, and in that questionnaire
you had all these questions: gender, date of birth, education, category, current salary, months is higher. So with this question, you have designed a questionnaire and you send this questionnaire to all 60,000 employees. आप सबका सर्वे करोगे और सबका डेटा कलेक्शन करोगे, फिर आपने डेटा एंट्री करोगे. Now when you are doing this, this is called census. अगर आप सेंसस करते हो तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करना है. Okay, just to give you a brief. If you are conducting census, अगर आपने सेंसस किया, उसमें आपका अगर if there is a difference in the salaries, it is proved that difference is there. So the question of hypothesis testing doesn't come at all. But for that, conducting a census, you need lot of time. बहुत पैसा चाहिए, बहुत टाइम चाहिए और मैन पावर भी चाहिए. Now, if you don't have that much of time, manpower, and money, other option available to you is conduct a sample. So you conduct a sample survey. In sample survey, using those all sampling technique, you conducted a survey of 10% people or 5% people. So here, using those sampling technique and sample size technique, वो हमारे प्रीव्यू से बाहर है, इस सेशन में कवर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं सर. You have selected a sample of 500 employees, and you have forwarded that questionnaire, or you have approached those 500 people, और उन 500 लोगों से आपने क्वेश्चनर भरवा लिया है. एंड वो सारा जो क्वेश्चनर था उसका आपने डेटा एंट्री इसमें कर दिया है. तो सारा डेटा एंट्री हो चुका है. ठीक है. नाउ कैसे होता है, नाउ यू आर क्लियर कि कैसे हुआ होगा. ठीक है. सो फर्स्ट इज आईडी. Excuse me, sir. How do you select a good sample? Ma'am, that's the reason we can get into that discussion. Okay, but as of now it will be beyond the preview of this class. Oh. वो करने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाएगा. That itself can take 1.5 hours. Okay. That's what I'm saying. There are various sampling technique. Our session today is more on analysis. Therefore, we are not getting into that detail. Clear? Okay, sir. Thank you, sir. So the entry has been done. Okay, and now your role is to start analysis. Now we do analysis in 3 stages. At three stages. At stage 1, we do univariate analysis. Uni matlab 1. You select each variable. Okay, you select each variable and start analyzing variable by variable, individual variable, one by one. Just a minute. Yeah, you start analyzing. I'm just for the sake of clarity or bandwidth, I'm putting off my camera. Huh? Because as such, I'm sharing the screen, so that is not required. Yeah. So in univariate analysis, we analyze each variable one by one. हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअल एनालिसिस करना है. सेकंड स्टेज, we get into bivariate analysis. In bivariate analysis, we select 2 variables and analyze them together. And at the third stage, we get into hypothesis testing, where we try to judge what is the outcome. So we try to generalize. Now, when we say generalize, what does it mean? आप क्या कर रहे हो, सैंपल के रिजल्ट के बेस पे आप पॉपुलेशन के बारे में कोई जजमेंट बना रहे हो. ओके, सो बेस्ड ऑन सैंपल रिजल्ट यू आर ट्राइंग टू जज और यू ट्राइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, एंड दैट प्रोसेस of drawing some conclusion about population based on sample is called hypothesis testing. Again, for the sake of time, we'll not be getting into detail of those hypothesis testing. We want to see how hypothesis testing is done using SPSS. So we start with univariate analysis. So as I said, in univariate analysis, you select each variable one by one and try to analyze. Now, when you are doing this, first thing you need to know is you need to find out what kind of variable it is. What kind of variable it is. Okay. Now, for that, variables can be classified into 2 types.
Number one, continuous variable, and number two, category variable. Now, what is that difference? Let's see. Suppose I talk of gender. Okay, so when I created this gender as a column, I knew well in advance. मुझे पहले से पता ही था कि इसमें मेल फीमेल दो ही आंसर आने वाले हैं, and उसीलिए मैंने कोडिंग कर दिया था. Also, this variable is called category variable because this variable can take only two values, male and female. Similarly, when I talk of job cat, I knew that this variable will have three values: clerical, custodial, and manager. But when I created this variable education, it can take any value. I was not sure which value it can take. For salary, it can take any value. Beginning salary, job time, previous experience. Okay, so when variable can take any value, it is called continuous value. When variable can take selected value, that variable is called category variable. Now this difference is very important because it has major implications for analysis purpose. So suppose we want to analyze this variable called gender. Now for gender, what analysis I can have? Okay, what I want to find out? I want to find out how many respondents are male, how many are female. Okay, second, what is the percentage of male, percentage female? You call it frequency. And in terms of that presentation, you should have the table with absolute number and percentage. And in terms of presentation, you also would like to have a graph. Normally, in case of category variable, we use pie chart. So how frequency is calculated using SPSS. So we'll go to analyze. We have here descriptive statistics, and then we have frequencies. So you click on frequencies. Okay, you have to select a variable. Which variable you want to analyze? So we are analyzing gender. So we click on gender. Take this on this side. Okay, and if you need chart, you click on chart and select pie chart. Continue and simply press OK. And you will see that your output will pop up here. Okay. Now what we have? We have, this is the statistics. Can you see the pie chart? Yeah, anybody? Can you see the pie chart here? Table दिख रहा है, output window? Okay, so what we have here is, this is the statistic, it said valid. It means there are total 474 entries. मतलब 474 का data enter हुआ है. This is your table. This is the frequency. So out of 474, 216 are female, 258 are male. So these are the absolute number. These are percentage. These are valid percent and cumulative percentage. So you get frequency, you get percentage, and you also get pie chart. If you want to update this, अगर आपको इसमें कुछ change करना है, you simply double click on pie chart. Okay, pie chart पे double click करके, if you click here, okay, you have the properties. आपको percentage display करना है, if you want to change the colors and everything, those options are also available here. Okay, so you have a table with percentage. So you have table and graph. This is how we calculate frequency in SPSS. Okay, now similar frequency can be calculated for the variable called job cat. So again I go to analyze, descriptive statistics, we click on frequencies. Now by default, the earlier variable is already there. So if you want, you can click it up, use the arrow key. Second variable that we have is employment category. So select the variable for analysis and simply press OK. Now you have
Result available to you. It showed that out of total 474 respondent, 363 are doing clerical job, 27 custodial, 84 manager, absolute number also. And this is the cumulative frequency. Only clerical, clerical plus custodial, and clerical, custodial plus manager. And you have pie chart available to you. Okay, this is analysis to be done when you are talking about Sir, now, univariate sorry to analysis. disturb, sir, PPT is not visible now. I mean, I'm not able to see. Is anybody able to see? Or maybe No, I'm not probably. sharing PPT. I'm sharing screen. Sir, not visible, sir. So not visible. Okay, let me share again. Okay, I'm sharing my screen. Not visible. Only audio hearing. Can you see the screen? अभी दिखाई दे रहे दिखा दे Yes, it is तो visible. Now, नहीं कई बार मुझे क्या होता है मुझे- सिस्टम में दो ऑप्शन है जब आपको मेरा लॉगिन दो बार दिख रहा होगा आपके उसमें फ्रेंड्स के चैट के इसमें लिस्ट में पार्टिसिपेंट के लिस्ट में हाँ तो अगर आप वहां पर एक स्क्रीन का होगा और एक मेरा पर्सनल लॉगिन होगा तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो गया तो आपको वहां से क्लिक करके आप कर सकते हैं फिर भी अगर किसी को नहीं दिखता है तो लेट मी नो हम लोग दोबारा शेयर करेंगे नो इशू ओके इट मींस फॉर कैटेगरी वेरिएबल you need to follow analyze descriptive statistic and frequency that is for category variable. Now suppose I want to analyze this single variable called salary. Okay, in that case frequency is not the right approach. Okay, so if I'm analyzing single variable salary, I need to know what is the average salary, what is the standard deviation, minimum salary, maximum salary, and all those things. Okay, so here in that case, in case of salary, you are interested in knowing minimum, maximum, mean, standard deviation, and all those things for the salary. Okay, for that, again you have to go to analyze. We have descriptive statistics, and second menu you have called descriptives because you are describing the salary. Frequency is for category variable, descriptive is for continuous variable. So click on descriptives. Again, the dialog box will come and you need to define the variable. So we want to analyze current salary. So we click on current salary. I also want to analyze beginning salary. So I can have more than one variable to be analyzed at the same time, depending on your requirement. Okay, say for education, month since hire, previous experience, whatever analyze variable you want to take. So you select the analyze variable for the purpose of analysis. Okay, suppose I want to work only with salary, so I take only current salary. Then click on option. Now here in this tab you have all those options available. Say mean, if you want sum, depending on the requirement, sum, standard deviation, minimum, maximum, variance, range, standard errors, quinosis, and kurtosis. Okay, now let me make it clear. Software will not tell you what analysis you want to do and why. It is your logic. If you give command, it will do a calculation for you. Okay, so if I click on kurtosis, quinosis, it will calculate for me. Now, it will not tell me what kurtosis is and how do we interpret. That is your role to do. That is a part of statistics. So we click on continue, simply press OK. Now what we have, let me take it, we'll do it again. Okay, so that on the top side, both are the same thing. We are talking about this. Now what we have, this is a n, sample size 474. This is a range. This is a minimum, maximum, sum, mean, standard deviation, variance, quinosis, and kurtosis. We got all analysis without using any formula, okay, not using any calculator, and things are very easy. Software does that calculation for us. अब यही काम मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए अगर साथ में करना हो, सैलरी तो किया है लेकिन मुझे बिगिनिंग सैलरी का भी चाहिए, मंथ सिंस हायर भी चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी चाहिए, आई सिलेक्ट ऑल एंड सिंपली प्रेस ओके. उसने वही काम सारे वेरिएबल के लिए साथ में कर दिया.
So this is current salary ka range. This is the mean, current salary ka mean. Okay, beginning salary ka mean, months since hire mean, previous experience ka mean. Okay, standard deviation, skewness and kurtosis. Okay, so this is a simple analysis. So if you are talking about univariate analysis, these two will help you out. You have to find out whether there is a category variable or continuous variable. And what analysis you do, of course, that depends on an objective. Okay. Second thing, once you are through with this univariate analysis, you want to do bivariate analysis. Bivariate analysis. यहाँ थोड़ा technical आएगा. Bivariate analysis. In bivariate analysis, you are selecting two variable at the same time. कोई भी दो कॉलम, दो वेरिएबल साथ में सिलेक्ट कर रहे हैं और साथ में एनालिसिस करना है. फॉर एग्जांपल, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि मेल फीमेल की सैलरी में डिफरेंस है कि नहीं. ओके, इफ दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव, simple salary analysis will not do, only gender analysis will not do. I have to use both the variable at the same time. Okay, I have to find out what is the average salary of male, what is the average salary of female. I want to do both the analysis. So I'm interested in knowing average salary of male and average salary of female. That becomes my bivariate analysis. Okay, so that is the case. So in that case, there is a question of hypothesis testing. Okay, suppose I am purely interested in knowing only the difference between salary of male and female. So what I'll do, I'll go to analyze. I have a table here called compare mean, and this is called means. So I click on this means, it will tell me dependent and independent variable. So I say salary, that is current salary. Salary is dependent on gender. So I take gender is independent, salary is dependent. Pressing here option, it will tell me what analysis you need. So it will give me mean, number of cases and standard deviation. If I click on minimum, it will also give me those number as well. If I want an variance, it will give me variance as well. Simply press OK. This gives me the number. What it gives me? Average salary of female is 26,000. Average salary of male is 41,000. And average salary of total respondent is 34,000. So it gives me a degree. It also gives me the number. It also gives me the standard deviation, gives me minimum, maximum and variance. So it tells me that average salary of female is 26,000. There are 216 female, standard deviation of 7,000, minimum 15,000, maximum 58,000. It means female minimum salary is 15,000. So female का जो salary है वो 15,000 से लेके 58,000 के बीच में है. Standard deviation 7,000 का है और उनका एवरेज सैलरी 26,000 है. वही एनालिसिस जब मैं मेल के लिए करता हूं तो दिखाता है कि मेल का मिनिमम 19,000 है, मैक्सिमम 1,35,000 है. ओके, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19,000 है. सो आई कैन डू एन इंटरप्रिटेशन दैट एवरेज सैलरी ऑफ मेल इज हायर देन दैट ऑफ फीमेल. सेकंड, मेल, in the case of male, deviation in salary is very high. Okay, so female का salary, average salary कम है, plus उसमें deviation भी कम है, variation इतना ज़्यादा नहीं है. Okay, but this result, which is visible here, it is not for the entire population. It is for the sample. Okay, so in sample it seems that there is a difference, but we want to generalize. It means whether this difference is there in the population or not. Okay, so for that we prepare hypothesis. In this case, we had a null hypothesis. There is no significant difference in the salaries of male and female. And my alternative hypothesis
there is significant difference in the salaries of male and female. Okay, so we prepare null hypothesis, we prepare alternative hypothesis, and we want to test the hypothesis. Now in this, if I want to test the hypothesis, I have to use certain statistical test. Okay, so when you are talking about one continuous variable, that is salary, and one category variable, that is gender, with two category male and female. So it means you are comparing two mean, one mean for male, other mean for female. In that case, the statistical test to be applied is called t-test. T-test. Okay. So where is the t-test? This is again our original file. Okay. So we did bivariate analysis. Now we want to test hypothesis. And for us, because we want to prove ना कि male female की salary में difference है कि नहीं. That's what we wanted to check. So our null hypothesis, to repeat, there is no significant difference in the salaries of male and female. It means male and female both are getting equal salaries. In sample, that difference was there, but we are not sure whether the difference is there in the population or not. For that, you have to use statistical test. Is like, for example, just for the sake of understanding, let me stop sharing and come to you so that you can understand things in slightly better. Okay, yeah, it is like I go to doctor. Okay, I go to doctor and say, doctor sir, मुझे थोड़ा feverish लग रहा है, थोड़ा cough भी है, थोड़ा temperature भी है. Okay, what doctor does? Doctor do the checking, testing करेगा, heart beat check करेगा, pulse check करेगा, ये करेगा, test लगाएगा, और फिर क्या बोलेगा? डेंगू जैसा लग रहा है. अभी की सिचुएशन में बोलेंगे तो कोरोना जैसा लग रहा है. कोरोना है ऐसा नहीं बोलेगा, डेंगू जैसा नहीं बोलेगा. ओके, तो हमने जब सैंपल का रिजल्ट किया तो हमें पता चला कि सैलरी में डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस है नहीं क्योंकि लग रहा है. डिफरेंस है वो कब पता चलेगा? डेंगू है वो कब पता चलेगा? जब ब्लड टेस्ट होगा. कोरोना है वो कब पता चलेगा? जब वो कोरोना का आरसीपी टेस्ट होगा. तो हमने जो सैंपल में दिख रहा है, रिजल्ट जो डिफरेंस लग रहा है, दैट इज डिफरेंस दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं? क्योंकि है कि जब है बोलेंगे तो क्या हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन. लग रहा है वो सैंपल की बात है, तो हमें कोई ना कोई टेस्ट करना पड़ेगा. तो कोरोना का टेस्ट अलग होगा, डेंगू का टेस्ट अलग होगा, मलेरिया का टेस्ट अलग होगा. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द इलनेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. Similarly, depending on kind of objective that you have, depending on kind of variable that you have, there are different statistical tests to be applied. Okay, so when you go to my blog, I have kept one book there. Okay, which the title is 100 statistical tests. Okay, now in this case, we had two averages, one average for male, one average for female. And we want to compare whether there is a significant difference in the averages or not. Now, when I say significant difference, it means difference is there in the population. That's why we have difference in the sample. Population में difference था, इसीलिए sample में result आया है. And if that difference is not significant, अगर हमारा H0 reject हो गया, it means difference which is visible in the sample, वो population में नहीं है. Because since you have selected small sample, the difference which is there, that difference is there in the sample only, it is not there in the population. Okay, so for that we use statistical test. So I'm sharing my screen again. Thank you, sir, for making it so simple that p-test and t-test were beyond our heads. We are not from statistics, but you have made it very simple. Thank you, sir. Yeah, so we will talk about that. Okay. So I'm sharing my screen again. Now this is the screen that we have. So now we want to perform a t-test. Now within t-test, there are three types of t-test. Okay, so we'll talk about that one by one. So we'll go to analyze. We had the compare mean, and we had one sample t-test, independent sample t-test, and paired sample t-test.
Now, one sample t-test to be used when you are talking about one sample only. For example, I have got this data for salary and I want to check whether average salary is 30,000 or not. So I've got some assumed mean based on theory. Okay, and I want to check whether mean salary is 30,000 or not. So I've got only one variable, and this variable will have some mean, that is a sample mean, and I've got some assumed mean. In that case, we use one sample t-test. We'll do it again here as well. Okay. Second is independent sample t-test. Now, independent sample t-test to be used when you are talking about one continuous variable and one category variable with two categories. So we had a male and female. Okay, so दो category थी, male female are independent categories, and we want to check whether there is significant difference in the salaries of male and female. Okay, in that case we use independent sample t-test. And third one, pair t-test is to be used when you have pair of data. For example, before the sessions, okay, I have conducted a small quiz about research methodology or SPSS, asking certain questions, and I got your marks. So I got marks before the experiment. Then after the session, I conduct a quiz. Again, I have got score, and I want to find out, is there any difference between pre and post? Okay, before the experiment, post the experiment. So in case of pre-post data, we use paired sample t-test. Okay, so in our case, we are using one sample t-test. So we click on the one sample t-test. It will ask you test variable. Which variable you want to test? So you click on, we are testing current salary. Here we have the grouping variable. So what are the group? We have grouped by salary has been grouped by gender. So we click on gender. We have the group. It asks you to define group. क्योंकि आपने वहां पर मेल फीमेल नहीं दिया है, आपने वो M and F दिया है या 0-1 दिया है. So you have to define the group. So I've got two groups. One is M, another is F. Continue. If you click on option, it will tell you confidence interval कितना रखना है. So in hypothesis we talk of that 0.05, है ना, 0.05. That 0.05 is nothing but 5%. So 5% error, type 1 error, it means confidence of 95%. So by default 95 होता है. Okay, if you want, you can change. Continue and pressing OK. Now you have the result available. What this gives you? It gives you group statistics. In group statistics. So जो information पहले मिला था वो मिल गया हमारा. देखो, these are the N 258, 216, average salary of male, average salary of female. So this is the sample statistics. Sample इसलिए इसको statistic बोलते हैं. Population के बारे में population का mean होगा ना, population का standard deviation होगा, उसको statistic नहीं बोलेंगे, we call it parameter. So parameter are for population and statistics are for sample. So we got male and female. Now here there's a difference. 41 and 26 are different. अगर ये 26 के बदले 40 भी होता तो still difference is there. So we want to check whether this difference is significant or not. It means based on their sample statistics, अगर मैंने null hypothesis reject कर दिया, no significant difference वाला, then is it correct or I'm committing some error? And for that, we normally want to take 5% chance of error. That 5%, it means 5 by 100, it means 0.05. So we are okay with 5% chance of an error. तो अगर हमारे एरर के चांस 5% या उससे कम होंगे तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और प्रूव करेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. अगर एरर के चांस 5% से ज्यादा है तो हम नल को रिजेक्ट नहीं करेंगे एंड वी से कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी. द डिफरेंस व्हिच इज विजिबल हियर, यहाँ जो सैंपल में दिख रहा है वो सिर्फ सैंपल का है, पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. फॉर दैट वी हैव दिस टेस्ट. ये आपका मलेरिया टेस्ट का रिजल्ट.
independent sample t test. So this is a t value, this df, and this is sig. This is nothing but your p value. And normally we accept or reject the hypothesis, null hypothesis based on p value, and this is your p value. So this p value is less than 0.05. It means null hypothesis is rejected. There is significant difference in the salaries of male and female. मतलब वो जो एलिगेशन लगा है ना कि मेल को सैलरी ज्यादा मिलती है, वो सही है. Okay, so this is independent sample t test. Second, our null hypothesis was average salary is 30,000. हमें पता नहीं थी average salary कितनी है, but data collection से पहले हमने hypothesis बनाया था, so we wanted to check whether average salary is 30,000 or not. Okay, so my null hypothesis was average salary mu is equal to 30,000. Now I want to check सही में average salary 30,000 है कि नहीं. Okay, so mean 30,000 तो आने वाला है ही नहीं, कभी भी किसी भी सैंपल में थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, and it will change from sample to sample. So want to check whether sample result is significantly different from 30,000 or not. For that, we'll go to analyze, compare mean, and we have one sample t test. So click on one sample t test. It will tell you which variable you want to analyze. So you said we want to analyze current salary. What is the test value? आप current salary को किसके साथ compare करना चाहते हैं? So we said we want to compare it with 30,000. And again, gives you a confidence level. And simply press OK. It will give you an outcome. What is it? Average is 34,000. Average is 34,000. So आपका सैंपल का जो मीन आया है ये 34,000 आया है. And if you assume that average is 30,000, this 30,000 and 34,000 are they significantly difference? मतलब population के average salary 30,000 होगा. अब वो करने के लिए अगर आपने सबको पूछा होता तो accurate result मिलता, but हमने सैंपल लिया है. So want to check whether this 34,000 is significantly different from 30,000. So again you have the t test and this is the p value, okay, which is less than 0.05. So you reject the null hypothesis and say that mean salary is not 30,000. Now for the sake of understanding, अगर हमने 35,000 assume किया होता तो क्या निकलता? So I am going back again. One sample t test. Now here instead of 30,000, okay, if I put 35,000, हमने assume किया था कि average salary 35,000 है, वो check करने के लिए हमने पूरा research किया था, and then we check it out. 34,000, 35,000. Now look at this p value. ये हमारा पहले वाला p value है 0.000. Okay. Now look at this p value. This is 0.460. हमारा assume value क्या होता है? 0.05 चाहिए. Okay. अब ये कितना हुआ? 46% हुआ. इसका मतलब कि अगर इस केस में आपका assume 35 है, आपका null hypothesis क्या था? Average salary is 35,000. Now, if you reject the null hypothesis, you will be committing an error. And that chance of an error, which you are ready to accept, is 5%. But here the chance of error will be 46%. तो बहुत बड़ी ज़्यादा error हो जाएगी. Okay? तो इस केस में since this value is more than 0.05, we do not reject the null hypothesis and we say that mean salary is 35,000. Okay, this is your one sample t test. Okay, third one. Now this is job time and this is previous experience. Okay, हम इसको hypothetically समझते हैं अभी कि ये जो job time है या ये जो डेटा है
these are the output data. सारे एम्प्लॉई है, ओके, पहले कितना प्रोडक्शन होता था और अब कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं. So we assume this to be pre and post. मतलब पहले जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ये ट्रेनिंग से पहले उनका आउटपुट और ये ट्रेनिंग के बाद वाला आउटपुट. तो वी कैन रिप्लेस इट बाय प्री एंड पोस्ट. तो मैं इसको रिप्लेस करता हूं जॉब टाइम, आई एम रिप्लेसिंग इट बाय प्री ट्रेनिंग. प्री ट्रेनिंग, ओके, तो ये इसको यहां निकाल दिया. ओके, और ये हो गया हमारा पोस्ट ट्रेनिंग. पोस्ट ट्रेनिंग, yes sir. Let me come to you. Yes. Hi Vishal sir, Dr. Vishal. Okay, so shall we continue? Thank you. Yes. Yeah. So ये देखो हमने यहाँ पर जो चेंज किया ना, प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग, ओके, तो ये यहाँ पर चेंज हो गया. अब मान लो कि ये पहले कितना वो है, ये ट्रेनिंग के बाद कितना आउटपुट मैन्युफैक्चर करते हैं वो है, और हमें पता लगाना है कि ट्रेनिंग इफेक्टिव रही कि नहीं. तो ऑटोमेटिकली प्री पोस्ट हो गया. सो आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच वाज द एवरेज आउटपुट बिफोर ट्रेनिंग, हाउ मच इज द एवरेज आउटपुट आफ्टर ट्रेनिंग. आफ्टर ट्रेनिंग ज्यादा है तो मतलब ट्रेनिंग इफेक्टिव रहा है. ओके, so in this case what I'll do, I'll go to analyze, compare mean, and I'll have paired sample t-test. So I click on paired sample t-test, it will ask me to select a pair. तो ये pre training and post training एक pair select हो गया. Clicking on option, again I can change the confidence level and simply press OK. देखो रिजल्ट मिला. प्री ट्रेनिंग मीन वाज 81, मतलब ट्रेनिंग से पहले एवरेज आउटपुट था वो 81 यूनिट का था. ट्रेनिंग के बाद वो 95 हो गया. अब हमें पता लगाना है कि ये 81 और 95 जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं. ओके, फॉर दैट वी हैव टू यूज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट एंड दिस इज द रिजल्ट. ये वाला देखो, ये पी वैल्यू आ गया 0.002, which is less than 0.05. So we conclude that yes, training has been effective. Since we are running short of time, थोड़ा cover up करेंगे because हमें एक अनोवा और cover करना है. Okay, we can cover it up much more, but giving enough time. So this is your t-test. Now third, अगर मुझे सैलरी और जॉब कैट को कंपेयर करना है, तो ये तो कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसमें 2 से ज्यादा कैटेगरी है ना, 3 कैटेगरी है, तो यहाँ पर टी टेस्ट नहीं होगा. तो अगर आप मैनेजर, क्लर्क और कस्टोडियन 2 से ज्यादा ग्रुप का मीन कंपेयर करें, यहाँ पर 3 मीन हो जाएंगे. एक मैनेजर का मीन सैलरी, क्लर्क का मीन सैलरी, कस्टोडियन का मीन सैलरी, तो यहाँ पर टी टेस्ट नहीं आएगा. तो जब आपके पास 3 से 2 से ज्यादा मीन को कंपेयर करना है, देन यू यूज अनोवा. ओके, सो विल गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन एंड क्लिक ऑन one way ANOVA. Ask you dependent variable, so you say current salary. Employment category is a factor. Okay, and click on option. आपको अगर आपको डिस्क्रिप्टिव चाहिए, मीन मीडियन मोड भी, तो दिखाएगा वो. और यहाँ पर एक पोस्ट हॉक करके है, मैं बाद में बताता हूँ क्या चीज है. So click on the post hoc, and there is one post hoc test called Tucky. Some of you may be aware. We'll talk about that bit later. And simply press OK. Now look at the outcome. कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल. क्लर्क का एवरेज सैलरी 27,000 है, मैनेजर का 30,000 है, सॉरी कस्टोडियल का, मैनेजर का 63,000 है, और ये मिनिमम मैक्सिमम सारा डेटा हमें मिल गया बिकॉज वी क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्टिव्स. ओके, नाउ आवर हाइपोथेसिस इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरीज ऑफ क्लर्क, कस्टोडियल एंड मैनेजर, है ना. सैलरी डू नॉट डिफर अक्रॉस जॉब कैटेगरीज. अब इसको हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना हो तो हमारे पास यहाँ पर 3 मीन थे. अगर 2 मीन होते तो टी टेस्ट चल जाता, या 3 मीन है इसलिए हमने अनोवा करना पड़ा. अनोवा में दिस इज योर सिग्निफिकेंट वैल्यू, दिस इज अ पी वैल्यू. हियर
P value is less than 0.05. So you reject the null hypothesis and conclude कि clerk, custodial और manager तीनों की सैलरी इक्वल नहीं है. Then the question is, तो इक्वल नहीं है तो किसकी सैलरी बाकी लोग दोनों से अलग है? ऐसा भी तो हो सकता है क्लर्क और कस्टोडियल का सैलरी डिफरेंस नहीं हो, मैनेजर का अलग हो या मैनेजर और कस्टोडियल का अलग हो. सो वांट टू कंपेयर बिटवीन द ग्रुप, है ना. तो अगर आपको वो कंपैरिजन करना है तो आपने वो जो पोस्ट ऑक क्लिक किया ना, हमने वो इसलिए किया था. तो अगर हम पोस्ट ऑक पे जाएंगे तो यहाँ पर पोस्ट ऑक समरी देगा हमें. अब ये क्या बोलेगा, क्लर्क को कंपेयर किया कस्टोडियल के साथ, क्लर्क को कंपेयर किया मैनेजर के साथ. सो क्लर्क और कस्टोडियल की सैलरी में देखो ये एसआईजी वैल्यूज आ रहा है, सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.277. It is more than 0.05. It means क्लर्क और कस्टोडियल उनकी सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब यहां पर जो क्लर्क की सैलरी 27,000 दिख रहा है और मैनेजर कस्टोडियल का 30,000 दिख रहा है, दिस डिफरेंस इज देयर इन द सैंपल ओनली. पॉपुलेशन में क्लर्क और कस्टोडियल की सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बट जब क्लर्क को मैनेजर से कंपेयर करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है. सिमिलरली कस्टोडियल और क्लर्क में डिफरेंस नहीं है, कस्टोडियल और मैनेजर का डिफरेंस दिख रहा है. मैनेजर को कंपेयर करें तो दोनों के साथ है. इट मींस बिटवीन थ्री कैटेगरीज सैलरी ऑफ मैनेजर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम क्लर्क एंड कस्टोडियल. वो पता लगाने के लिए हमने वो पोस्ट ऑक किया और वहां पर हमने टकी टेस्ट क्लिक किया था. ओके, और ये क्या बताएगा, एक स्टेप आगे बताएगा, करंट सैलरी. बोले बेस्ड ऑन करंट सैलरी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. दो सबसेट बन सकते हैं. बोले एक ग्रुप में क्लर्क और कस्टोडियल होंगे और दूसरे ग्रुप में मैनेजर होंगे. ओके, दिस इज व्हाट ANOVA टेस्ट इज. Now let's continue with that one more one. हमारा दूसरा क्या था, सैलरी और जॉब कैटेगरी. वो भी तो था कि फीमेल को प्रमोट नहीं करते हैं, मेल को ज्यादा प्रमोट करते हैं. Now if you want to find out जेंडर बायस इन टर्म्स ऑफ जॉब कैटेगरी, तो दो वेरिएबल आएंगे हमारे पास, एक जॉब कैट, दूसरा जेंडर. देखो ये भी कैटेगरी वेरिएबल है, ये भी कैटेगरी वेरिएबल है. So when you are talking about two category variable, none of this analysis will help. Okay, क्योंकि मीन निकाल ही नहीं सकते ना, तो मेल का मीन निकलेगा, जेंडर का ना तो जॉब कैटेगरी का मीन निकलेगा. So what you need is you need to have a table कि मेल में से कितने मैनेजर हैं, कितने क्लर्क हैं, कितने कस्टोडियल हैं, फीमेल में से कितने मैनेजर, क्लर्क एंड कस्टोडियल. दैट इज कॉल्ड क्रॉस टेबुलेशन. ओके, सो वो क्रॉस टेबुलेशन कैसे करते हैं. लास्ट वन फॉर द डे, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड वी हैव क्रॉस टैब. डायरेक्टली दिया है क्रॉस टैब. उसमें बोलेंगे आपको रो में क्या रखना है और कॉलम में क्या रखना है. तो आप बोलोगे हमें रो में जेंडर चाहिए, कॉलम में एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी चाहिए. अब एब्सोल्यूट नंबर के साथ मतलब कितने मेल मैनेजर हैं वो नहीं, आपको कितने परसेंटेज मेल मैनेजर है वो भी चाहिए. यू वांट परसेंटेज आल्सो, परसेंटेज बाय जेंडर. जेंडर इज मेजर्ड इन रो. आप यहां सेल में जाइए एंड हियर देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड परसेंटेज. सिलेक्ट रो परसेंटेज, कंटिन्यू. अगर आपको चार्ट चाहिए तो यहां पर ऑप्शन है, बार चार्ट भी मिलेगा आपको रेडीमेड बार चार्ट. ओके, इट गिव्स यू अ रेडीमेड एनालिसिस. बार चार्ट भी है और ये रहा. व्हाट डज इट इंडिकेट्स, आउट ऑफ 100% फीमेल 95% आर डूइंग क्लरिकल जॉब. देयर इज नो फीमेल इन अ कस्टोडियल जॉब and around 4.6% female are there in the managerial positions. जबकि मेल की बात करो तो 60% क्लरिकल में है, 10% कस्टोडियल में है और 28% मैनेजर है. It means if you are a female, there are 4%, 4.6, nearly 5% of chance you become a manager. But if you are male, there are 28% chance to become a manager. It means gender bias लग रहा है, क्योंकि सिंपल की बात करते हैं ना. अब है कि नहीं
उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा. So when you are talking about two category variable, the test to be done is called chi-square. Somebody call it chi-square. Okay, और chi-square test भी available है इसमें. So again we'll go to crosstab. यही सारा दिया है. देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता था स्टैटिस्टिक. सिंपली स्टैटिस्टिक में क्लिक कर दो. यहाँ पर chi-square अवेलेबल है. chi-square करो, कंटिन्यू करो एंड ओके कर दो. अगर आपने कर दिया है तो आपको ये टेबल मिलेगा. उसके नीचे आपका बार चार्ट भी है और ये chi-square टेबल भी है. उसका फॉर्मूला वगैरह लंबा है, हमें वो नहीं जाना है. वी आर मोर कंसर्न विद दैट p वैल्यू. ओके, हियर p वैल्यू इज हियर, SIG वैल्यू, p वैल्यू. दिस इज अगेन less than 0.05. So we reject the null hypothesis. And null hypothesis in this case could be, number one, could be gender and employment category are independent. Gender and employment category are independent. Alternative, gender and employment category are not independent. तो हमने यहाँ पर null hypothesis reject किया. It means gender and employment category are not independent means कोई connection है दोनों के बीच में. इसका मतलब employment category depend on gender. Okay, this is what chi-square means. So I am coming to you guys again. Yeah, since time was a constraint, okay, we had to rush a bit, but we have tried the basic one. So still we have around 8 to 9 minutes for any question that you want to have pertaining to what we did, or maybe anything else related to research method. I would love to answer that.